नमस्कार, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। आज से हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में। मुगल काल 1526 से 1707 ईस्वी के बीच रहा। अब मुगल काल के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा सल्तनत काल, मतलब दिल्ली सल्तनत काल, जिसमें 5 राजवंश थे, प्रमुख थे, और अंतिम वंश लोधी वंश था। लोधी वंश की समाप्ति कौन करता है? तो यही बाबर करता है। अब बाबर के बारे में जान लेते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बार बार बनता है। पानीपत हरियाणा, ठीक है, पानीपत हरियाणा में है। प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी, इसको याद रखिएगा। पानीपत 1526 ईस्वी, ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के सल्तनत काल, अंतिम वंश लोधी वंश के इब्राहिम लोधी की हत्या करता है। कौन? युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। और बाबर ऐसे ही नहीं चलाया था, इसके अपने ही थे, एक चाचा थे, उन्होंने बाबर को बुलाया था कि भैया इनका वध करो और मैं शासन करूं। और शायद राणा सांगा क्या ऐसे कुछ है, वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन बाद में बाबर जो है ना उनके चाचा को छोड़ता है, ना राणा सांगा को छोड़ता है। तो इसलिए घरेलू झगड़े में किसी तीसरे को शामिल करना बहुत गलत बात भी होता है। हम लोगों को इतिहास से कुछ सीखने के लिए भी मिलता है कि पूर्व में क्या गलतियां हुई हैं, आगे ऐसी गलती ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अन्यथा यही सब होता है, जो 800 साल एक बाहरी शासक शासन करता है, उसके पूरी वंशज शासन करते हैं, ऐसा ही होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम है, और इनको बाबर से फेमस है। अब इनका शासन काल था 1526 से 1530 ईस्वी भारत में। इसके बारे में पढ़ा जाए तो 1483 ईस्वी में इसकी जन्म होता है, और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। फरगना के, अफगानिस्तान में एक फरगना जगह है, वहां के छोटे से जमींदार थे, शासक थे। 1494 ईस्वी में बाबर जो है गद्दी पर बैठ जाता है। इनके अपने पिता के मरने के बाद 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, और ये बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक होता है। अभी तक जो भी शासक रहे वो बादशाह के उपाधि धारण नहीं किए थे। इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं जो था, यहीं से मुगल काल की शुरुआत होती है, इसी से शाखा फूटती है अकबर से, ठीक है। इसका एक पुत्र होता है अकबर, वही शासक होता है, और ये बाकी 3 तो ऐसे इधर उधर में रह जाते हैं। तो जो मेन फैक्टर थे बाबर के बारे में, उसे हम लोगों ने जान लिया। वो कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, उसके पिता कौन थे, और वो भारत पर आक्रमण कब करता है। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन इनमें से 4 बहुत ही प्रमुख हैं। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और सन था 1526, 27, 28, 29 लगातार हुए। और इसको चारों युद्ध को याद करने के लिए आप आसानी से एक बहुत फेमस ट्रिक है, लोग पढ़ते हैं, पंखा चला घर में। ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आप इसको एक लाइन में याद कर लेंगे तो ये चारों का सीरियल जो है आपको क्रम से याद रहेगा। अगर सीरियल कभी बनाने के लिए आता है, फिलहाल छोटी परीक्षाओं में सीरियल बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन सन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसी के माध्यम से याद कर सकते हैं। पंखा से मतलब हो गया, पा से हो गया पानीपत 1526, खा से हो गया खानवा 1527, चला से हो गया चंदेरी 1528, और घर में से हो गया घाघरा 1528। ये तो हो गया सीरियल याद करने का तरीका। अब सबसे पहले बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी एक तरफ था। लोधी कौन था? लोधी वंश का था, और सल्तनत वंश का था।
सल्तनत काल का था राजा, और अंतिम राजा था सल्तनत काल का। इतना आपको फैक्ट मैं दे रहा हूं। सामने कौन था? बाबर था। विजयी कौन हुआ? तो बाबर विजयी हुआ। ठीक है। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जब युद्ध होता है तो इसी युद्ध में बाबर जो है तुगलमा युद्ध नीति को अपनाता है। कौन? बाबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है पेपर में। फिर तुगलमा युद्ध नीति आई कहां से थी? तो ये उज़्बेकों से आई थी। उज़्बेकों या उज़्बेकों से ली गई थी। ये उधार की पद्धति थी तुगलमा युद्ध नीति बाबर की। और इधर से बात करें, इब्राहिम लोदी के सहायक थे ग्वालियर शासक, दोस्त भी थे एक प्रकार से ग्वालियर शासक विक्रमजीत सिंह। इनकी सहायता करते हैं, लेकिन दोनों युद्ध में मारे जाते हैं। इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत सिंह युद्ध में मारे जाते हैं। और विक्रमजीत सिंह के ही पास था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक दिन पूरे विश्व को बैठा कर खिलाया जा सकता है, इतना महंगा है कोहिनूर हीरा। ठीक है। तो कोहिनूर हीरा की बात बार बार होगी मुगल काल में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोहिनूर हीरा कहां से आया था, तो विक्रमजीत सिंह ने पाया था। वो कहां से पाए थे ये नहीं मालूम है, लेकिन इन्हीं के पास था। तो ये कौन छीन लेता है? बाबर छीन लेता है। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद जितनी भी संपत्ति इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत सिंह की थी उसने काबुल में बांट दी और अफगानों के बीच बांट दी। तो इसे इसीलिए कलंदर कहा गया है। कलंदर, बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युद्ध में भाई अपनी संपत्ति तो थी नहीं, फ्री की संपत्ति बांट दिया, कलंदर बन गया। ठीक है। तो ये इतनी जानकारी है पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। मैं आप लोगों से कहूंगा कि इन सब चीजों का नोट्स बनाते चलिए, अन्यथा आपका कोई पढ़ने का मतलब नहीं होगा। तो अब बात करेंगे खानवा के युद्ध के बारे में, जो 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें विजयी कौन हुआ? तो बाबर हुआ। राणा सांगा जो है इस युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो गया और इसके किसी ने सेना के सिपाही ने बड़े आसानी से इसको बाहर निकाला युद्ध क्षेत्र से और इसको बचा लिया। लेकिन अंत में होता क्या है कि इसका कोई खास आदमी जहर दे देता है। इसका कोई खास आदमी, राणा सांगा का ही कोई खास आदमी जहर दे देता है और इनकी हो जाती है मृत्यु। इसी युद्ध के बाद बाबर जो है गाजी की उपाधि को धारण करता है। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का वध करने वाला। ठीक है। इतनी बात है खानवा के युद्ध के बारे में। अब आगे बात करेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध जो होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। ठीक है। मेदिनी राय जो है हार जाते हैं और बाबर इस युद्ध में जीतता है। बाबर इन चारों युद्ध में जीतता है। आप लोग अपोजिट में कौन था इसको याद रखना है। मेदिनी राय थे चंदेरी के युद्ध में। मेदिनी राय हार जाता है तो कहा जाता है कि बाबर ने राजपूतों का सर काट कर क्या करता है? मीनार बनवाता है। फिर मेदिनी राय की 2 पुत्री थी, इनका विवाह जो है अपने पुत्रों से करवा देता है। और इसी युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में ही बाबर जो है जिहाद का नारा देता है। जिहाद का नारा। जिहाद से मतलब क्या है? सिर्फ मुस्लिम ही हो, हिंदू ना हो, सबका वध करो। काफिर जो हो, जो इस्लाम को नहीं मानते उनका वध कर दीजिए। बस बात एक ही है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है अफगानों के बीच में। अफगानों और बाबर के बीच में होता है
बाबर इसमें विजयी रहता है। फिर 1530 ईस्वी में बाबर जो है आगरा में मर जाता है। यही था इसका अंतिम जीवन काल, और ये इस युद्ध के बाद मर जाता है। फिर इसको पहले तो आगरा में ही दफनाया जाता है, बाद में इसकी चुनी हुई जगह काबुल ले जाया जाता है इसके पार्थिव शरीर को, फिर वहां इसका मकबरा बढ़िया से बनाया जाता है। तो ये था चारों युद्ध, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा के युद्ध के बारे में। इसका मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि कैसे आपको याद करना है, और इसके बारे में जो भी आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं पेपर में उस पर डिस्कस कर लिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारे युद्ध बाबर ने लड़े हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो यही 4 युद्ध, और इन 4 युद्ध के बारे में कौन कौन कैसे कैसे लड़ा ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइए, अन्यथा आप लोगों चूक जाएंगे तो फिर बाद में शिकायत मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। अब बात करें कि बाबर ने अपना आत्मकथा लिखा है, बाबर नामा से बहुत फेमस है, जो तुर्की भाषा में थी, और इसका अनुवाद किसने किया तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया फारसी भाषा में, ठीक है। फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने। तुर्की भाषा में बाबर नामा को लिखा था बाबर ने। अब मुबैयान एक पद्धति थी, जो कविता पद्य शैली थी, उसका जन्मदाता भी कौन था, बाबरयान। अगर मुबैयान की बात आती है तो आपको टिक करना क्या है, बाबर को, ठीक है। फिर ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का ये अनुयायी था। आप समझ सकते हैं कि अगर ये गाजी और तुगलक का नाम लेता है और ये पद्धति धारण करता है तो आप समझ सकते हैं कुछ समय के पीर और संत भी ऐसे ही थे, बहुत ही कट्टर होते थे। इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं इसका उत्तराधिकारी होता है। जो 4 पुत्र थे हुमायूं के, अभी आगे बात करेंगे। फिर इसने भूमि मापन के लिए गज ए बाबरी का उपयोग किया, और इसने खत ए बाबरी नाम की लिपि की इसने जो है आविष्कार किया था, विकसित किया था। तो बाबर के बारे में बस इतना था, आप लोगों को इतना तैयार करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। बस इन 3 लोगों का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपसे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है तो आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है और हमें भी प्रॉब्लम होती है बहुत लंबा वीडियो बनाने में। हुमायूं 1530 ईस्वी में आगरा में गद्दी पर बैठता है और अपने पिता के निर्देशानुसार अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा कर देता है। इसके भाई कौन कौन थे तो कामरान था, मिर्जा अस्करी था, मिर्जा हिंदाल थे। ये तीनों सगे भाई थे, और एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा। तो ये 4 भाइयों में अपने राज्य का बंटवारा करता है, और 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। तो इसके बाद बात करेंगे हुमायूं के युद्ध के बारे में। वैसे इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, कुछ में जीते कुछ में हारे, लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसे युद्ध थे इसने लड़ा कि वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसी की बात करते हैं। जैसे कि पहला युद्ध था चौसा का युद्ध। चौसा युद्ध जो है 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें थे कौन कौन तो हुमायूं था, और दूसरा कौन था शेर खान, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हुमायूं हारता है और मुगल सेना को बहुत भारी क्षत होती है, तो ये युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है। और इसी युद्ध के बाद जो है शेर खान जो है शेर शाह की उपाधि को धारण करता है। किसकी उपाधि, शेर शाह की। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन आपसे डेट बहुत पूछा जाता है, चौसा युद्ध कब हुआ था तो 1539 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। शेर खां कौन था तो ये अफगान था, अफगानी था, ठीक है। और ये हुमायूं कौन था तो मुगल था, आप सभी जानते ही हैं। फिर दूसरा युद्ध होता है बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में। बिलग्राम और इसका कन्नौज युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बिलग्राम और कन्नौज दोनों जगह हुआ था ये युद्ध।
तो हुआ किसके था बीच, हुमायूं और शेर खां के बीच में ही हुआ था, और इस युद्ध में भी ये हार जाता है। ठीक है, बहादुर था शेर खां, इसको हरा देता है, तो ये क्या करता है, भाग जाता है। कहां भाग जाता है हुमायूं भाग जाता है सिंध भाग जाता है, और 15 साल जो है निर्वासितों की जिंदगी जीता है, करीब 1555 तक, क्योंकि 1540 में भाग जाता है, और 15 साल ये निर्वासित का जीवन जीता है सिंध में, इधर उधर भटकता रहता है, फिर लौटता है ये। लेकिन था बहुत बहादुर, अपने विचारों से बहादुर था, अपनी इच्छा शक्ति से बहादुर था, क्योंकि भाई इतना शक्तिशाली होने के बाद इसको हराता है, फिर ये 15 साल बाद लौटता है, फिर ये दिल्ली पर कब्जा भी कर लेता है। लेकिन 1556 ईस्वी में दीनपना का एक भवन था, पुस्तकालय था, वहां सीढ़ियां बनी थी, और उस सीढ़ी पर से ये महाराज उतर रहे थे और गिरे, वहीं खत्म हो गए। इस तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, और इनका चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब थोड़ा बहुत बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, शेर खां के बारे में, फरीद खां के बारे में। इनका 3 नाम था, अभी पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी के बीच रहा। इसका शासनकाल दिल्ली पर 5 ही साल रहा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो संस्थापक था, अफगान वंशी संस्थापक था शेरशाह सूरी, अफगान वंश का था कहने का मतलब, और इसका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर। ठीक है, इसके बचपन का नाम फरीद खां था, और इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, सासाराम कहाँ है वर्तमान में, तो ये बिहार में है, वर्तमान में बिहार में है। फरीद खां एक दिन क्या होता है, फरीद खां एक दिन शिकार करने जाता है जंगल में, और उसके सामने अचानक एक शेर आता है, और उसको तलवार के एक ही वार से उसको अलग कर देता है। तब से इसका नाम शेरशाह पड़ जाता है। ठीक है, फरीद खां से इसका नाम शेरशाह पड़ जाता है, इसे लोग शेरशाह बुलाने लगते। भाई बहुत बड़ी बात होती है कि एक शेर को, जिंदा शेर को सामने आ जाए और उसको ये तलवार के एक ही वार से मार दिया जाए, काट दिया जाए, तो बड़ी बात होती है। शेर के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं, शेर कितना खतरनाक होता है। एक बात आती है, शेरशाह के समकालीन प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे, इनके समकालीन थे शेरशाह सूरी के। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये युद्ध जो है दोनों स्थान पर लड़े गए थे। ठीक है, युद्ध जीतने के बाद ये दिल्ली का शासक बनता है, और इसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़ता है, लेकिन कालिंजर युद्ध इसके लिए ट्रेजेडी साबित हो जाती है। अर्थात बुंदेलखंड, कालिंजर कहाँ है, तो बुंदेलखंड में। ठीक है, अर्थात होता क्या है कि ये युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, ये युद्ध लड़ रहा था, और उसी दौरान जो है एक गोला जो है इन्हीं की तरफ से मारा जाता है, तो किले से लड़कर वापस आता है, और विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद ये उसी में जल जाता है और मर जाता है। और उस समय ये उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। संभवतः ये हुआ होगा कि इसने मारा होगा आग्नेयास्त्र, गोला फेंका होगा, तोप टाइप की रही होगी कोई चीज, आग्नेयास्त्र यही है कि तोप टाइप की रही होगी कोई चीज, जिससे मारा। तो किले जो है बहुत मजबूत होते थे उस समय, तो उससे जो गोला है वापस आ जाता है, इन्हीं की तरफ आ जाता है, और इस तरीके से 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी कहानी हो जाती है समाप्त। लगान की बात करें तो ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था इसका लगान व्यवस्था। रैयतवाड़ी होता क्या है, तो रैयतवाड़ी होता है कि डायरेक्ट किसानों से संपर्क में आप रहें, डायरेक्ट किसानों से कर लें, कोई बीच में ना रहे। ठीक है, कोई अधिकारी ना हो। अगर इस भूमि मापन की बात की जाए तो 32 अंकीय सिकंदरी गज होता था, उससे नपाई होती थी जमीन की, और सन की डंडी से नपाई होती थी जमीन की। और ये करता क्या था कि कर जो है 1/3, उपज का 1/3 लेता था, बाकी किसानों का होता था। आगे की बात की जाए, इसने ग्रांड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड भी कहते हैं, मरम्मत करवाई थी। फिर उसके बाद इसका मकबरा जो है, जब
1545 में मर जाता है, तो सासाराम में एक झील है, झील के अंदर एक टापू है, उसी टापू पर इसका मकबरा बना हुआ है। ठीक है, सासाराम मैंने बताया ही था कि बिहार में है वर्तमान में। इसने दिल्ली के अंदर किला ए पूना मस्जिद का निर्माण कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछा जाता है। और इसने क्या किया, पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। ये इसके अच्छे काम थे कुछ। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी, हुमायूं और बाबर चैप्टर पर हमने बारी बारी से बात कर ली। अब आप टाइम आता है आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाए, जिसमें से मैं 10 क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, और इन 10 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। और क्वेश्चन का आंसर करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, तब घर जाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ले लीजिए। तो दोस्तों अब ये 10 क्वेश्चन आपके सामने तैयार हैं, आपको इनके आंसर करने हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में मुगल वंश का संस्थापक का नाम बताइए। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सहायता किस हिंदू शासक ने की थी? बाबरनामा आत्मकथा की मूल भाषा क्या है? बाबर किस सूफी संत का अनुयायी था? नाम बताइए। ज्योतिष में विश्वास रखने वाला शासक जो सप्ताह में 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, उसका नाम बताइए। गुलबदन बेगम के पिता का नाम बताइए। ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किस शासक ने कराई थी? इसका भी आपको आंसर करना है। किला ए पूना मस्जिद कहाँ स्थित है? बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह के समकालीन कवि का नाम बताइए। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हैं, आप इनका फटाफट आंसर कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसी के साथ अब अकबर के नए चैप्टर पर मिलेंगे, अकबर नाम के टॉपिक पर। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।